प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका बायोलॉजी एनसीईआरटी की सीरीज में। आज हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी को लेकर के आए हैं। आज हम लोग इसमें इसका पहला चैप्टर जीवों में जनन को देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को और समझने का और सीखने का प्रयास करते हैं। और इस लेक्चर से उम्मीद है कि केवल एकेडमिक यानी कि हिंदी भाषी क्षेत्र के जितने भी विद्यार्थी हैं, जो प्रॉपरली जो भी यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, अन्यंत्र भी स्टेट वाले जो कि यूपी में अध्ययन करते हैं एनसीईआरटी को, उनको इससे काफी मदद मिलने वाला है। और इसके अतिरिक्त जो नीट की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, उसके लिए भी प्रॉपरली इससे मदद मिल सकती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला चैप्टर, जीवों में जनन। तो प्यारे बच्चों, जीवों में जनन का मतलब हम लोग इसको समझने का प्रयास करें। जो यहाँ लिख रखा है जीवों, तो पहले तो इसको हम लोग जाने कि यह जीवों में उन समस्त जीवों के बारे में चर्चा कर रहा है जो इस पृथ्वी के ऊपर उपस्थित है। यानी हम कह सकते हैं इन जीवों में समस्त यानी कि सभी पादप आ सकते हैं और इनमें समस्त एनिमल्स यानी कि जंतु भी आएंगे। अब यहाँ पे एक चीज और आपको समझ लेना है कि सभी पादप में वे सभी पादप आ सकते हैं जो कि छोटे छोटे हों या जो नंगे यानी हमारी नंगी आंखों से नहीं दिखते हों, वो भी आ सकते हैं। यानी कि स्मॉल प्लांट से लेकर के हायर प्लांट्स तक, यानी लोअर प्लांट से लेकर के हायर प्लांट्स तक, ये समस्त इस जीव के अंतर्गत आएंगे। इसके अतिरिक्त समस्त जंतु यानी कि इसमें भी लोअर एनिमल्स से लेकर के हायर एनिमल्स तक जितने भी जीव होंगे, सबको हम लोग इसमें समझने वाले हैं। यानी कि यहाँ पे जीवों का मतलब ही ये ऑल लिविंग बींग्स यानी कि चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो को लेकर के है। ठीक है। अब इनमें कह रहा है कि जनन यानी कि चाहे वो छोटा पौधा हो, बड़ा पौधा हो, छोटा जीव हो मतलब छोटा एनिमल्स हो, बड़ा एनिमल्स हो, ये समस्त चारे जो पृथ्वी के ऊपर जीव पाए जाते हैं, इनके अंदर जनन को यहां समझना है कि आखिर जनन माने यह अपनी जैसी प्रतिलिपि या संतान या प्रोजनी या ऑफस्प्रिंग कैसे लाते हैं, यानी कि किस प्रोसेस के जरिए यह लाते हैं, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। चैप्टर उस पर आपको हमको समझाना चाहता है। तो हम लोगों ने अभी देखा कि जीव में सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स ही नहीं, प्लांट्स और एनिमल्स के अंतर्गत जितने भी समस्त छोटे छोटे या बड़े बड़े या वैसे ऑर्गेनिजम्स जो हमारी आंखों से दिखते हैं, नहीं दिखते हैं, जो एक कोष किए होते हैं, अकोषकीय होते हैं, ठीक है, जो इस पृथ्वी पर विद्यमान है, वर्षों से, करोड़ों लाखों वर्षों से विद्यमान है और अपनी तरह की संतान उत्पन्न करते हैं। ठीक है। हम लोग की भी पीढ़ियां हम लोगों की पीढ़ी में हमारे पिता की, उनके पिता की, उनके पिता की, ये तमाम सोचने वाली सारी चीजें हैं कि आखिर यह उनके बाद उनका, उनके बाद उनका, एकदम एक लेडर की तरह की संरचना यानी कि एक सीढ़ी नुमा संरचना जो देखने को मिल रही है पीढ़ी दर पीढ़ी। आखिर यह किससे यानी कि किस कारण से यह संभव है, तो इस चैप्टर में हम इसकी बात करने वाले हैं, यानी कि जीवों में जनन में। यानी कि जनन का मतलब जो अपनी तरह की संतान या प्रोजनी को उत्पन्न करना। यानी कि समस्त जीव में हमने आपको बताया कि सभी पादप आ सकते हैं, सभी जंतु आ सकते हैं। ठीक है। इन सभियों के अंदर वह कौन सा ऐसा गुण है जिससे कि वो अपने अंदर क्या कर सकते हैं, अपनी तरह की प्रोजनी या संतान को जन्म देते हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग इसी को देखें और समझें। इसमें प्रॉपरली यहाँ पे 1.1 करके दे रखा है कि इसमें एक अलैंगिक जनन होता है, ठीक है, और दूसरा 1.2 में कह रहा है कि लैंगिक जनन। मतलब लैंगिक और अलैंगिक यह दो जनन इन जीवों में जनन में देखने में हमको अध्ययन करना है या पढ़ना है। तो
यह सिर्फ दो ही जनन है। चलिए इसको हम लोग पढ़ के समझते हैं और प्रयास करते हैं सीखने का कि आखिर क्या सिर्फ और सिर्फ अलैंगिक और लैंगिक के माध्यम से ही समस्त पादप और समस्त जंतुओं के अंदर क्या उनकी तरह की संतान उत्पत्ति होती है क्या। तो चलिए देखते हैं यहाँ क्या लिख रखा है कि प्रत्येक जीव केवल कुछ निश्चित समय तक ही जीवित रह सकता है। प्यारे बच्चों, जैसा कि ये पहली लाइन हमको समझाना चाहता है कि इस धरती के ऊपर जितने भी जीव हैं, अभी हम लोगों ने बात किया जीव में, यानी कि वो प्लांट्स हो सकता है, एनिमल्स हो सकता है, छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है जिसके अंदर जीवन है, इनके अंदर यह कुछ निश्चित समय तक ही जीवित रह सकते हैं। बिल्कुल सत्य। हम लोग मनुष्यों के अंदर भी हम लोग ऐसा कहते हैं कि हम लोग का जीवन काल जो है ना, वो 60 साल लगभग एवरेज आजकल माना गया है। पहले के लोग 100 साल तक जी जाते थे। तो कहने का मतलब यहाँ पे यह हमें समझना है कि इस धरती के ऊपर जितने भी जीव हैं, चाहे वो छोटा या बड़ा, उसका एक दिन निश्चित हो चुका है कि वह उतने ही अवधि तक वह जीवित रहेगा, यानी कि इस धरती पर रह करके अपने समस्त सारे कार्यों को संपादित करेगा। ठीक है। आगे लिख रखा है कि जीव के जन्म से, देखिए लिखा है, जीव के जन्म से उसका प्राकृतिक मृत्यु तक का यह काल उस जीव की जीवन अवधि, ये इंपॉर्टेंट लाइन है प्यारे बच्चों, जीवन अवधि, यानी कि जीव के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु, यानी कि जो भी जीव, चाहे वो प्लांट्स है चाहे एनिमल्स है, इस प्रकृति में आया है, इस पृथ्वी पर आया है, तो उसकी एक निश्चित समय के बाद उसका अंत काल भी, यानी कि उसकी मृत्यु भी सुनिश्चित है। यानी कि जन्म से लेकर जब वो पैदा होता है, ठीक है, और जब उसकी मृत्यु होती है, इनके बीच में जो समय है ना, उसी काल को हम जीवन अवधि या लाइफ पीरियड, यानी कि लाइफ स्पैन कहते हैं, को निरूपित करता है। ठीक है। ये अब यहां लिख रखा है कि चित्र 1.1 में कुछ जीवों की जीवन अवधि दिखाई गई है। यानी चित्र 1.1, चलिए देखते हैं। ये है हमारा चित्र 1.1 और इसमें लिख रहा है कुछ जीवों की अनुमानित जीवन अवधि। जैसे इसमें दिखा रहा है कछुआ है, ये कछुआ ये तकरीबन 100 से लेकर 150 वर्ष तक पृथ्वी पर जिंदा रहता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 100 से लेकर 150 वर्ष लिखा है, लेकिन यह नहीं लिखा है कि ये हमेशा हमेशा के लिए इस धरती पर जब तक धरती है तब तक रहेगा। यानी कि इसकी मृत्यु निश्चित है, यानी कि 100 साल में हो जाए या 150 साल में हो जाए, ध्यान रखिएगा। ठीक है। उसी तरह यहाँ मगरमच्छ है, इसकी भी क्या है, जीवन काल यानी कि जीवन अवधि लगभग 60 साल लगभग देखा गया है। ठीक है। यानी कि यह 60 साल के अंदर अपना समस्त सारी क्रियाओं को संपादित करेगा, अपनी तरह की संतति भी उत्पन्न करेगा, जो भी कहने का मतलब। लेकिन यह पूरा का पूरा जब तक यह धरा है, पृथ्वी है, प्रकृति है, तब तक यह नहीं रहने वाला है। ये बात मैं बार बार रिपीट इसलिए कह रहा हूँ कि ये बातें हमारे दिमाग में आ जाएं। इस धरती पर जो भी जीव आए हुए हैं, इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग यह सीख रहे हैं, उनकी एक निश्चित समय बाद उनकी मृत्यु होगी, चाहे वो छोटा जीव हो चाहे वो बड़ा जीव हो। वैसे ही यहाँ पे तोते को दिखा रहा है 140 वर्ष। देखिए छोटा सा जीव जो कि तकरीबन 140 वर्ष तक इस पृथ्वी पर ये रहेगा और उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी। वैसे हम लोग कौओं को देखते हैं जो कि 15 वर्ष इसका जीवन अवधि है। फिर ये तितली को दिखाया गया 1 से 2 हफ्ते में यह इतनी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी तितली होती हैं जो क्या हो जाती हैं, काल के गाल में समा जाती है, यानी कि मृत्यु हो जाता है। तो कहने का मतलब इस चित्र में कुछ जीवों की क्या दिखाया गया है, जीवन अवधि को दिखाया गया है। ठीक है। अभी हम लोगों ने देखा बहुत से अन्य जीवों के चित्र प्रस्तुत किए गए हैं, यानी कि कुछ उनमें जो जीव का उसने लाइफ स्पैन लिख दिया, उसका निश्चित जीवन अवधि लिख दिया, बाकी इसके अतिरिक्त भी कुछ को दिखाए गए हैं। ठीक है ना। इन चित्रों को देखकर, इनके बारे में पता लगाकर दिए गए रिक्त स्थानों में आपको उनकी जीवन अवधि के बारे में लिखना है। मतलब अब आपको यह देखना है उसके अतिरिक्त, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दिया हुआ है
यहाँ पे हाथी है। हाथी को देख करके आपको उसके बारे में सर्च करके पूछ करके वो उस स्थिति में उस जगह पर जा करके जो जिसके यहाँ यह पाला जाता है, जो भी इसके व्यक्ति हैं उनसे पूछ करके कि यह कब तक इसकी आयु मतलब क्या है, कब ये मरता है, कब ये बूढ़ा होता है, ऐसे हम लोग पूछ के इसका हम लोग यहाँ पे आयु लिख सकते हैं। वैसे ये गुलाब का पौधा है, इसको भी हम लोग समझ सकते हैं कि इसका एक निश्चित आयु क्या हो सकती है। फिर ये कुत्ता है, फिर वैसे ही ये केला है, केले का पौधा है, फिर ये गाय है। वैसे ये क्या कहना चाहता है, कह रहा है कि उनके जीवन अवधि के बारे में रिक्त स्थान में उनको लिखना है। ठीक है, जो चित्र 1.1 में निरूपित है। ठीक है, तो यहाँ पे इन चित्र 1.1 में निरूपित जीव की जीवन अवधि का परीक्षण कीजिए। ठीक है, अब चलिए इसको देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है चित्र 1.1 में, यहाँ क्या दे रखा है, जैसे यहाँ पे ये हाथी है, तो हाथी का एक निश्चित जीवन अवधि हम लोग देखें और पूछ करके सर्च करके पता करें तो हम लगभग पाएंगे इसका जीवन अवधि लगभग 75 वर्ष, यानी कि लगभग 70 से 75 वर्ष इसका जीवन अवधि निर्धारित है। यानी कि यह इसके अंतर्गत अपना जीवन यापन करेगा। इसके बच्चे होंगे, फिर इसकी संतति होगी, पीढ़ी दर पीढ़ी वो अपना बनाएंगे, है ना, प्रोजनी उत्पन्न करेंगे और इसकी 75 वर्ष बाद जाकर के क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। वैसे ये गुलाब को दिखा रहा है, तकरीबन यह गुलाब कितने दिनों तक रह सकता है, लगभग हम लोग कह सकते हैं 10 वर्ष इसकी जीवन अवधि निश्चित हुई है। हम इसके बारे में सर्च करें, पता करें, पूछें। ठीक है, तो ऐसा हम लोग को देखने को मिल सकता है। फिर ये कुत्ता है, तकरीबन यह कुत्ता 15 से लेकर के 16 वर्ष तक की आयु को यह जी सकता है। तितली का दिया ही हुआ है। फिर ये कह रहा है किसका, केले का कह रहा है, तो केले का तकरीबन हम लोग पौधा 25 वर्ष तक देख सकते हैं, यानी कि 25 वर्ष इसका निश्चित आयु हम लोग लगभग, ये सारे लगभग में हम लोग बता सकते हैं। फिर गाय है जो कि लगभग 26 वर्ष तक इसका जीवन अवधि यानी कि लाइफ स्पैन इसका निर्धारित किया गया। इसके अतिरिक्त ये फल मक्खी, आपका घोड़ा, फिर घोड़ा क्या है, तकरीबन ये 50 वर्ष तक, 50 वर्ष तक इस पृथ्वी पर क्या हो सकता है, जी सकता है। ये फल मक्खी जो होती है वही जो फलों के ऊपर बैठते हैं, लगभग इसकी उम्र 30 दिन निर्धारित है, यानी कि 30 दिन के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। वैसे ही आगे और देखा जाए तो आगे क्या लिख रखा है, धान को लिख रखा है। धान लगभग हम लोग हर साल इसको बोते हैं किसान और काटने, तो लगभग 4 महीना इसका जीवन अवधि निर्धारित है। ठीक है, 4 महीना। वैसे ही कछुआ सबसे ज्यादा वर्षों तक जीता है। फिर ये बरगद की कहानी, बरगद लगभग 200 से लगभग 200 से 500 इसको कह सकते हैं वर्ष यह इस धरा पे रह सकता है, यानी कि 200 से लगभग 500 वर्ष इसको हम लोग कह सकते हैं। इस तरह से लगभग हम लोगों ने एक नियर अबाउट एक आंकड़ा देखने का प्रयास किया समझ करके कि जो यहाँ पे जीव 1.1 में दिखाए गए हैं उनमें उनका जीवन अवधि क्या हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग यहाँ से यह सीख रहे हैं कि यह क्या कहना चाहता है कि जो भी इस धरती पे हैं जीव, उनकी एक निश्चित जीवन अवधि है। वह निश्चित जीवन अवधि के अंदर ही अपना वो जीवन यापन करते हैं। ठीक है, उनमें उनमें उस निश्चित जीवन अवधि के अंतर्गत अपने जैसे संतान को उत्पन्न करने की क्षमता होती, उत्पन्न करते हैं और फिर से उनका जीवन नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ये हम लोग देखते हैं। फिर यहाँ पे आगे लिख रखा है, क्या यह दोनों बातें कौतूहलपूर्ण नहीं है कि यह अवधि कम से कम 1 दिन या फिर अधिक से अधिक कुछ हजार वर्ष हो सकता है। तो बिल्कुल बिल्कुल हम लोग ये देख रहे हैं कि कुछ का जीवन काल बहुत कम समय है, जैसे फल मक्खी हम लोगों ने देखा 30 दिन वो जीती है ना। अन्य अतिरिक्त हम लोग एक 150 से 200 यानी कि कछुआ को देखा जो 100 से 150 से 200 वर्ष तक जीता है। मतलब यह जरा सोचने में समझने में कौतूहलपूर्ण है ही, यानी कि यह रोमांचकारी भी महसूस होता है कि ऐसे ऐसे जीव जिनका जीवन काल इतना लंबा है और उसका बहुत कम है। यानी कि इन दोनों चरम सीमाओं
के मध्य अधिकांश जीवित जीवों की जीवन अवधि बनी रहती है। ठीक है, यानी कि इन सब के बावजूद भी उनकी यह जीवन अवधि एक निश्चित डिसाइडेड है, तो उसके अंतर्गत उसे अपना सब कुछ कर लेना है। पुनः यहाँ दे रखा है कि आप शायद इस बात पर ध्यान देंगे कि किसी जीव की जीवन अवधि का आवश्यक रूप से आकार से संबंध नहीं है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये कह रहा है। यानी कि हम लोग देख रहे हैं कि बड़े बड़े जीव जैसे कि हाथी हम लोगों ने देखा, उसका एक निश्चित जीवन अवधि हमने बताया कि तकरीबन 70 से 75 वर्ष वह जीती है। ठीक है, फिर एक कुत्ते को हम लोग ले लें, कुत्ते का आकार जो कि 15 से 16 वर्ष का है, या हम लोग कछुआ को ही ले लें। कछुआ की उम्र क्या है, हम लोगों ने देखा 100 से 150 वर्ष है, जबकि हाथी उतना विशाल काय है, उसकी उम्र कितनी निर्धारित है, तो तकरीबन 70 से 75 वर्ष। तो कहने का मतलब हाथी आकार में बहुत बड़ा है, ठीक है, कछुआ आकार में बहुत छोटा है। तो यहाँ आकार का चक्कर नहीं है उनके जीवन अवधि का, मतलब कि आकार बड़ा है तो उनकी जीवन अवधि बड़ी होनी चाहिए, इसका आकार छोटा है तो इसकी जीवन अवधि छोटी होनी चाहिए, इस तरह की कोई बातें नहीं है। ठीक है, इस तरह की बातें यहाँ पे नहीं, यानी कि इसका कोई साइज से संबंध नहीं है। एक और यहाँ पे उदाहरण दे रखा है कि कौवा है, देखिए यहाँ कौवा और तोता। कौवा और तोता को हम लोगों ने देखा कि के आकार में कोई अंतर नहीं होता, ध्यान से समझिएगा, फिर भी इन दोनों के जीवन अवधि में बहुत अंतर है। यानी अभी हमने देखा कि जो कौवा है उसकी उम्र कितने साल, 15 वर्ष है। ठीक है, और तोता है इसका कितना है, 140 वर्ष है। जरा ध्यान से इसको मिलाइए कि इस कौवे में और तोते में, जो कि एक ही तरह के जीव दिख रहे हैं, रंग रूप कलर अलग हो सकते हैं, बाकी है तो ये भी यानी कि पक्षी ही, तो दोनों में दोनों का आकार इनके उम्र के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। यानी कि यहाँ पे यह तोता 140 वर्ष तक जीता है और कौवा 15 वर्ष तक जीता है। तो कहने का मतलब कि जीवन अवधि का संबंध किसी भी जीव के साइज से नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने यह सीखा कि लाइफ स्पैन जो होती है वो जीवों के आकार आकृति के ऊपर निर्भर नहीं करती है। ठीक इसी प्रकार से ये किसकी चर्चा कर रहा है, ठीक इसी प्रकार से ये आम के वृक्ष के जीवन अवधि पीपल के वृक्ष की जीवन अवधि से तुलना करने को कह रहा है, तुलना में बहुत कम होती है। ठीक है, अब यहाँ पे समझ लीजिए आप कि आम का जो जीवन अवधि होता है लगभग 200 वर्ष होता है, और ये पीपल का जो पौधा होता है ना, पीपल, वही पीपल जिसकी उम्र तकरीबन 2500 वर्ष डिसाइडेड है। तो जरा कल्पना आप करिए कि आम और पीपल में बहुत ज्यादा फर्क नहीं दिखता, वो भी एक पौधा है, यह भी एक पौधा है, लेकिन दोनों के आकार आकृति में बहुत अंतर है, होने के बावजूद भी इनके जीवन अवधि को देखिए कि सेम नहीं है। ठीक है, इनका आकार आकृति लगभग सेम होने के बाद भी इनके जीवन अवधि सेम नहीं है। एक बहुत यानी कि लगभग 200 वर्ष तक इस पृथ्वी पर रहता है और एक पीपल जो कि लगभग 25 वर्ष तक रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने इस बात को भली प्रकार समझा कि जीवन अवधि का संबंध उसके किससे नहीं है, साइज से बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ लिख रखा है जीवन अवधि भले ही कितनी क्यों न हो, कितनी ही हो, परंतु प्रत्येक जीव की मृत्यु सुनिश्चित है। अब यहाँ पे ये जो लाइन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, चाहे जीवन अवधि कुछ भी हो। अभी पीपल और आम को हम लोगों ने देखा, पीपल 2500 वर्ष से धरती पर है, आम 200 वर्ष, तो यह 2500 वर्ष में इसको नष्ट होना ही होना है, 200 वर्ष में उसको नष्ट होना ही होना है। ऐसा नहीं है कि यह 2500 है तो ये जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक ये पीपल रहेगा, या जब तक ये पृथ्वी है तब तक आम रहेगा, इस तरह की कोई बातें नहीं है। इनका एक सुनिश्चित लाइफ स्पैन है, जीवन अवधि है, या उसी जीवन अवधि के अंदर ये अपना जीवन यापन करते हैं। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि एक कोशिकीय, दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि एक कोशिकीय जीव को छोड़कर कोई भी जीव अमर
नहीं है। तो प्यारे बच्चों, ये यहाँ से हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे और समझेंगे कि यह एक कोशिकीय जीव क्या है। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। आप पढ़ना चालू करिए क्लास 12th को, ठीक है।